बलूचिस्तान दूसरा सूबा है जिसमें कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, काबिल मज़म्मत है कि बलूचिस्तान के अवाम, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, जो कि बुनियादी तौर पे इस जंग के एक बहुत बड़ी कैजुअल्टी रहे हैं, इसके तमाम तर नुकसानात इन दो सूबों ने उठाए हैं। तो हम समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल में खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स का मौजूद ना होना, वहाँ का इलेक्शन ना होना, एक न सिर्फ लम्हे फ़िक्रिया है बल्कि एक बहुत गलत मैसेज आता है और वो इस हाउस को इनकम्प्लीट बनाता है। शायद ये वजह हो कि वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेजॉरिटी सेनेटर्स आएंगे, तो एक महरूम रखा जा रहा है एक सूबे को, जस्ट बिकॉज उसमें मालूम है सबको कि जो मेजॉरिटी के सेनेट्स हैं, ऑलमोस्ट 9 सेनेटर्स जो है टू 10 सेनेटर्स, वो खैबर पख्तूनख्वा से हमारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आएंगे। जनाब वाला, न सिर्फ ये बल्कि नेशनल असेंबली भी इनकम्प्लीट है। रिज़र्व सीट्स का इशू एक ऐसा इशू है जो कि उसको बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट ओकेजन्स पे उसकी अमलदारी के लिए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को लिखा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो फरीक बन गया है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी चैलेंज किया है ना अमल करके। ये एक बहुत लम्हे फ़िक्रिया है। चेयरमैन साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसकी कि आईनी जिम्मेदारी है कि वो गैर जानिबदार होकर गैर जानिबदार इलेक्शंस का इनेकाद कराए और जहाँ पे भी इलेक्शन रिलेटेड चीज़ें हैं उनको वो पूरे ट्रांसपेरेंटली और बड़े डिलीजेंटली उस पर अमलदारी करे। लेकिन अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लें कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन करवाया, जिस तरह से हमारे ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स और हमारे के आगे रोड़े अटकाए गए और हर तरह से हमें सिंबल से महरूम किया गया, इन सब मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को अपना वोट दिया। असल चीज़ क्या होती है डेमोक्रेसी में? वो अवाम की विल होती है। आप उनको चाहे जो भी सिंबल दे दें, लोगों ने अपनी राय का इजहार किया, उस राय को बड़ी ढिठाई और बड़ी बेशर्मी से उसको फ्लॉन्ट किया गया और उसकी रिजल्ट्स में बहुत मैसिव लेवल पे टेम्परिंग की गई, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि जो आज की हुकूमत है वो लेजिटिमेट नहीं है। और वो ख़ास तौर पे जब सारी दुनिया में ये बात हो कि ये इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं थे और उसके नतीजे में आने वाली असेंबलीज़, दोनों हाउसेस जो कि दोनों इनकम्प्लीट हैं, वो उनको एक ऐसा वो लेजिस्लेशन कर सकें जो कि आईन पाकिस्तान है। वो एक ऐसा एक माहौल बना दिया गया है जिसमें कि ये हाउस, इसमें नंबर की लोगों की मेंबरशिप इनकम्प्लीट है, हाउस मुकम्मल नहीं है और उसके बावजूद ये हाउसेस चल रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे, अगर आप जमहूरी सोच रखते हैं, जो कि आप रखते हैं क्योंकि आपका ताल्लुक, आपका जो करियर है वो इसी प्रिंसिपल्स पे आपने अपनी सियासत की है, कि अगर तो हाउस समझता है, बल्कि मैं ही कहूँगा ये जिम्मेदारी बनती है कि एक रेजोल्यूशन पास करें यहाँ से, दोनों ट्रेजरी और अपोजिशन मिलके, कि इस हाउस को मुकम्मल करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इलेक्शंस करवाए जाएं ताकि ये हाउस मुकम्मल हो सके। क्योंकि ये मुकम्मल नहीं होगा तो इसकी जो भी फैसले हैं वो हमेशा तारीख में और इवन मौजूदा दौर में भी वो हमेशा उनके अगेंस्ट बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। इलेक्शन 2024 में जब इलेक्शन हो गए, जैसे तैसे भी हुए, उसके बाद जो असेंबलियां और जो सेनेट मारज़ वजूद में आया, उसमें हमने ये देखा
एक नया रिवाज चल पड़ा कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स को उनको रिकॉग्नाइज ना किया जाए, कभी इंडिपेंडेंट, कभी क्या। सुप्रीम कोर्ट फाइनली इस इशू को रिजॉल्व किया और उन्होंने एक फैसला दिया। उस फैसले पे आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। अब ये देखें ऑडेसिटी, ये देखें इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट, जो कि इस मुल्क की सबसे बड़ी एपेक्स बॉडी है, उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी करना या उस पर अमलदारी न करना, तो ये तो जी फिर आपने इस मुल्क को बना दिया एक लैंड ऑफ नो लॉ। इससे तो मैसेज क्या जाता है कि इस मुल्क में ना आईन की कोई कदर है, ना वक़्त है, और ना सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट सर इलेक्शंस से पहले चाहे हमारी हुकूमत ख़त्म करने हो या उसके बाद जो भी केसेस चले हैं, ख़ास तौर पे जो चले गए हैं फायजीसा, उन्होंने जो भी फैसले दिए साफ नज़र आता था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ ही फैसले देंगे। ये वक्त बताएगा। लेकिन जो सबसे जिस चीज़ से दिल दुखता है वो ये है कि ऐसा माहौल जो कि क्रिएट कर दिया गया है जिसमें कि पूरी हुकूमत, अगर हम देख लें हमारी अपोजिशन जमातें भी ट्रेजरी बेंचेस जो हैं, जो भी तकरीर करता है, जो भी टॉक शो होता है, जो भी डिबेट होती है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को लाया जाता है। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी देखें, अगर तो इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इररेलेवेंट होते तो लोग हमें डिस्कस ही ना कर रहे होते। जिस स्पीकर को देख लें तो वो इमरान खान के खिलाफ शुरू हो जाता है। वो हमारी पूरी उसकी डिस्कशन, तकरीर, वो उसी पे बहस हो रही होती है, चाहे वो टॉक शोज हो, मीडिया हो, कुछ भी हो। जाहिर यही होता है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा इस मुल्क में कोई सियासी एक्टिविटी है ही नहीं, और वाकई नहीं है, क्योंकि 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम ने ये एक रिजाउंडिंग फैसला दे दिया था कि वो कहाँ खड़े हैं। और वो इसलिए नहीं खड़े हुए कि उनको इमरान खान की पर्सनैलिटी, जो कि है ऑब्वियसली उनका एक अपना एक शहर है, अपनी उनकी एक अकम्पलिशमेंट्स हैं लाइफ की, जिसमें कि वो लोगों ने उन्हीं पे एतमाद किया, क्योंकि बाकी पार्टीज टेस्ट कर चुके थे लोग। दोनों पार्टीज जितनी भी आई हैं, इन्होंने पाकिस्तान अगर इस हालत में है तो उसकी बुनियादी वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो सिर्फ 3 साल की हुकूमत के लिए आई थी, 3.5 साल के लिए आई थी। तो ये जितना बिगाड़ पैदा हुआ है, ये किसने पैदा किया है? ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर ये डिसफंक्शनल हो गई हैं तो ये किसकी वजह से हुई हैं? ये हमारी वजह से तो नहीं हुई, क्योंकि हम तो बहुत थोड़े अरसे के लिए थे। उसमें भी अगर 2 साल कोविड के लगा दें तो हमारी प्रैक्टिकली 1.5 साल की हुकूमत थी। उसके बाद जब लेजिस्लेशन की बात आई, इस हाउस की बात आई, मैं अपने हाउस की बात करूंगा कि जो कस्टम मेड लेजिस्लेशन का एक फैशन इंट्रोड्यूस किया गया हुआ, जिसमें कि अगेन चाहे वो आप ले लें इलेक्टोरल एक्ट में तब्दीलियां, आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मेंबर्स की, जजेस, एक्स जजेस, समर सॉल्ट्स होती रही, सीसॉ होता रहा, और ये आम आदमी को भी नजर आता है कि ये सारी जो अमेंडमेंट्स हो रही हैं, कवानीन में जो तब्दीलियां लाई जा रही हैं, उसका एक ही मकसद है, और वो मकसद क्या है कि किसी तरह से हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट को, जो कि पाकिस्तान के अवाम ने दिया, वो इलेक्शन हमारे अंडर नहीं हुआ, लेकिन उसमें किस तरह से आप रोड़े अटकाते रहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना आ सके पार्लियामेंट में। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स पे भी आपने लॉ किए, बुलडोज किए आपने, और कौन सी ऐसी वो थी, यहां पे हम बड़ी तकरीरें सुनते थे कि जी इस्लामाबाद को बिल्कुल कंटेनराइज कर दिया गया है, इस्लामाबाद में आम लोग, स्कूल, बच्चे वगैरह नहीं जा सकते। वो आज भी जारी है, लेकिन मकसद चूंकि ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आगे बंद बांधना था, तो आपने वो एक कस्टम मेड लॉ
इंट्रोड्यूस किया, जिसको पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर बिल 24 कहते हैं। फिर इसी तरह आपने लोकल बॉडीज को, इलेक्शन को खास एंड टाइम पे आपने उसको भी पोस्टपोन कर दिया, उसकी भी लेजिस्लेशन आप ले आए। इसी तरह फिर एक ऐसा माहौल पैदा हो गया कि जिसमें हमें एक ऐसी अमेंडमेंट पास करनी पड़ी जिसको कि 26th अमेंडमेंट कहते हैं। देखें सर, बात यह है कि इस हाउस का पूरा इस्तेहकाक है कि वो कानून साजी करे, इसीलिए हम हैं, यही हमारा बुनियादी काम है। लेकिन हम बजाय लेजिस्लेशन के, अवाम के फ़ायदे की लेजिस्लेशन के, हमने वो लॉज पास किए जिसका कि अवाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ना उनका फ़ायदा होगा इसमें, बल्कि उनको नुकसान दिया आपने। उनके मैंडेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपने ऐसे कवानीन पास किए जिससे कि उनके मैंडेट, उनकी जो वोट की जो उनकी हुर्मत है, उसको पामाल किया गया। तरामीम हम कर सकते हैं जनाब चेयरमैन, तरामीम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मसला यह है कि वो किस तरीके से होती हैं। देखें, आईन में तरमीम एक बहुत ही सीरियस इशू है। आप इस मुल्क के सबसे बड़े डॉक्यूमेंट को आप उसको टेम्पर कर रहे हैं। अगर इस तरीके से, जिस तरह से कि हुई है ये अमेंडमेंट, जिसमें कि आपको पता था कि नंबर 1 आपके पास तरीका ये होता है कि एक अमेंडमेंट आती है, उसको हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है, उस पर बहस होती है, उस पर कमिटीज़ में भेजा जाता है, उस पर डिस्कशंस होती हैं, बिकॉज आईनी तरमीम इज़ नॉट अ जोक। ये बेसिकली आपकी जो सियासी और जो मुल्क को चलाने की एक रोड मैप होता है, और वो रोड मैप आपने एक रात को बुला के और बगैर दिखाए हुए, यानी सारा पाकिस्तान गवाह है कि वो उस अमेंडमेंट का एक लफ्ज किसी ने नहीं देखा था, और वो हमसे पास कराई जा रही थी। और अफसोस इस बात की है कि उसके जो लीडरशिप थी, उसके जो लीड ले रहे थे, वो अपने आप को एक बड़ी सियासी खानदान समझते हैं, भाई थे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसी तरमीम पार्लियामेंट की स्टैंप लगवा रहे हैं जिसको कि उन्होंने देखा ही नहीं है। इससे बड़ी बेइज्जती एक सेनेटर की, चाहे वो ट्रेजरी से हो या वो ऑपोजिशन से हो, वो क्या हो सकती है कि आपको बगैर देखे, बगैर पढ़े, बगैर समझे, बगैर राय दिए हुए आप उस पर एक ऐसी ले आए हैं कि जी इसको हमने आज रात को पास करना है। भाई अगर यही काम करना है, इस हाउस को बंद कर दें। क्यों इतना खर्चा करते हैं? क्यों इतनी ये सारी जो ये एक किस्म की एक डेकोरेशन जो हुई है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई कानून पास करना है, आपको इस हाउस की जो रवायात हैं, जो एक जमहूरी मुआशरे में होती भी हैं, कि आप एक लॉ लाते हैं, आप उस पर डिस्कशन कराते हैं, उसमें कुछ एडिशंस होती हैं, कोई सब्सट्रैक्शंस होती हैं, तो वो तब एक फिर मुत्तफ़िका आईन बन जाता है, मुत्तफ़िका अमेंडमेंट, मुत्तफ़िका कानून बन जाता है। लेकिन फिर उसके बाद जब वो बात लंबी हो गई, उसके बाद फिर तादाद चूंकि आपके पास नहीं थी, बावजूद तमाम तर चीज़ों के आपके पास वो रिक्वायर्ड नंबर नहीं थे। फिर क्या हुआ कि जब इलेक्शन में रोकना नाकाम हुए, फिर आपने जो कवानीन पास किए, उन सब चीज़ों की नाकामियों के बाद आपने फैसला किया कि भाई हमारे पास तो नंबर नहीं है, तो हमने ये कराना है। तो उससे फिर आपने जुल्म और जबर का इस्तेमाल किया। वो जुल्म और जबर क्या था कि आपके MNAs, आपके सेनेटर्स, सबको इंटिमिडेट किया गया। मेरे घर पे चेयरमैन साहब, मैं कोई ख़ास नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, अपने किसी भी सेनेटर्स से ज़्यादा नहीं हूँ, बट लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। मेरे घर पे भी पुलिस ने छापे मारे। जनाब वाला, पिछले 1 साल से हम दर बदर फिर रहे हैं, हमारी फैमिलियां तबाह बर्बाद हो गई हैं, हमारे कारोबार तबाह हो गए हैं।
हम जो है इस किस्म की सिचुएशन में आप अगर तो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं तो ये आपका अपना ज़र्फ है। बात यह है कि जी किसी भी कानून में अगर धौंस से, अगर जबर से, लालच से किसी की वफादारी को आप खरीदते हैं, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि एक हमारे ही कॉलीग, उन्होंने हमारे एक माइनॉरिटी मेंबर को फोन किया कि भाई इतने पैसे मिल रहे हैं तो आप ले लो। हमारे अक़लियत के मेंबर ने जवाब दिया कि मेरा मजहब मुझे इजाजत नहीं देता। सर, हमारा सर शर्म से झुक गया। उसने साथ में यह भी कहा कि हमारा मजहब भी इजाजत नहीं देता, लेकिन क्या करें। तो सूरत हाल देखें चेयरमैन साहब, जब इस तरह की होगी, जब आपकी मंशा के, योर फ्री विल के बगैर आप वोट करेंगे, आपने 63A को भी तब्दील कर दिया जस्ट बिकॉज यू वांटेड टू फैसिलिटेट। देखिए, बात यह है कि जो झूठ बोले उस पे अल्लाह की लानत हो। आप अच्छा चेयरमैन साहब, कैन आई स्पीक? आप जब आपकी प्लीज ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। ठीक है, जब आपकी बारी आएगी तो जवाब दे देंगे। अच्छा जी। चेयरमैन साहब, इस वक्त देखें ये सब कुछ तस तस बाम हो। नो क्रॉस टॉक्स प्लीज, एड्रेस द चेयर। देखें चेयरमैन साहब, मैं आपसे मुखातिब हूं और मैं ये तवक्को रखता हूं कि नाम हमारी पार्टी ने जिन जिन लोगों का था, देखें पहली बात तो ये कि मैं आपका जवाब दे नहीं हूं, मैं चेयरमैन से मुखातिब हूं। देखें आप, अच्छा सर, प्लीज डोंट, प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। प्लीज आई रिक्वेस्ट डोंट डिस्टर्ब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। आप बैठे, आप बैठे। आप, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब लीडर ऑफ द हाउस या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बोलेगा, नो इंटरप्शन। बता देंगे, आप आराम से बैठे। प्लीज आप तशरीफ। जी चेयरमैन साहब, आप तशरीफ रखें। जी चेयरमैन साहब, बात यह है कि जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ, उससे न सिर्फ हमारे सेनेटर्स का, हमारे MNAs का इस्तेहकाक मजरूह हुआ, न सिर्फ हमारी जो दोनों हाउसेस हैं वो एक्सपोज हुए कि यहाँ पे ये काम भी होता है। ये तो तारीख़ है छांगा मांगा की, और बड़ी तारीखें हैं। इस मुल्क की बदकिस्मती है कि इस किस्म की चीज़ें होती हैं। लेकिन जिस तरीके से चेयरमैन साहब ये सुनना नहीं चाहते, ये आईना, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं चेयरमैन साहब मैं कोई बात ना गलत करूंगा, और ये वर्बेटम हो रहा है, किसी को एक लफ्ज से भी। मैं भट्ट साहब का माइक बंद कर दें। अच्छा देखें चेयरमैन साहब, बात यह है कि जिस तरह का रिवाज, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लेजिस्लेटर को, वर्कर्स को, लीडरशिप को जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, वो उससे कहीं भी ये शायबा नहीं मिलता कि एक जमहूरी मुल्क है जहाँ पे के कानून की अमलदारी है। हमारे जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनके साथ जो सलूक, इवन जेन मैनुअल के तहत उनकी बिजली काटी गई, उनकी अखबार बंद कर दिए गए, उनको बाहर निकलना 1.5 घंटा पूरे 24 घंटों में सिर्फ निकल, जबकि आम जो कैदी होते हैं उनको 6:30 बजे तक, मगरिब तक उनको अलाउ किया जाता है बाहर का। उनको उनके बेटों से बात नहीं करने दी जा रही, उनकी फैमिली को, उनकी वाइफ को अरेस्ट किया, उनकी 2 बहनों को अरेस्ट किया। ये सर क्या है? ये बिल्कुल एक फस्तायत की एक ऐसी मिसाल है जो कि हम
गलत तरफ जा रहे हैं और एक नए लेवल्स हम वो बना रहे हैं। हमें चेयरमैन साहब, इस मुल्क में अभी तक बड़ी तरामीमें हुई हैं। अगर मैं डाटा पे जाऊं तो हमारे आईन में 23 अमेंडमेंट अब तक हुई हैं। मेजॉरिटी 56% वो इंटायरली और पार्टली जुडिशरी से ताल्लुक़ रखती हैं। 8 अमेंडमेंट्स ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली जुडिशरी के साथ डील करती हैं। बाकी 5 जो हैं वो मिक्स बैग है, जिसमें के मुख्तलिफ और सब्जेक्ट्स बट इंक्लूडिंग जुडिशरी है। इसके स्टाक कंट्रास्ट में अगर आप देखें, हमारा हमसाया मुल्क है, उसमें गो के 106 तरामीम हुई हैं, लेकिन सिर्फ 11 यानी 10% वो जुडिशरी से ताल्लुक़ रखती हैं। क्यों है हम, वाई आर वी सो ऑब्सेस्ड विद जुडिशरी? हमें मालूम है कि जुडिशरी का कोई एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी बैकग्राउंड नहीं रहा, ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा। मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टर्स को निकाला गया, जिसमें आप भी शामिल थे, लेकिन वजूहात क्या थी उसकी कि जो वजह बनी? आया उसका ताल्लुक सिर्फ किसी एक खास एक्ट से था, या वो बुनियादी तौर पे एक फैसला कर लिया गया था कि एक्स प्राइम मिनिस्टर को हटाना है? हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इसी तरह गए। बात यह है कि हमारी ये ऑब्सेशन जुडिशरी के साथ ख़त्म होनी चाहिए। हमने बुनियादी तौर पे, जिस तरह मैंने कहा कि जो मेजॉरिटी है, हम टिंकर करते हैं जुडिशरी के, किस तरह से अपनी मर्जी के जज लाने हैं, किस तरह से हमने और लोगों को जो उस प्रोसेस से नहीं गुजरे, किस तरह से हमने इसको एक इंडिपेंडेंट इदारा बनाना है। और ये जो 26वीं तरमीम है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने मज़ीद इसमें गैप्स हैं, क्योंकि जब जिस पे मशवरा ना हुआ हो, जिस पे के बहस ना हुई हो, उसमें बड़े गैप्स रह जाते हैं। इंटरनेशनली कंडेम हो रहे हैं हम इस अमेंडमेंट की वजह से। यहाँ पे जितने भी आप देख लें इंटरनेशनल इंडेक्स, उसमें सब पे पाकिस्तान तकरीबन आखिरी 3 नंबरों पे है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर भी है, जिसमें जस्टिस भी है, जिसमें सारी चीज़ें हैं। ऐसी सूरत हाल में जब आपकी जुडिशल इंडिपेंडेंस पे सवालिया निशान हो, तो फिर इस मुल्क में कौन इन्वेस्ट करेगा? कॉन्ट्रैक्ट्स को कौन उसकी ओनरशिप लेगा? कोई नहीं करेगा इन्वेस्ट, बिकॉज कौन ऐसे मुल्क में, अगर यहाँ पे हम 85 से कम जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अगर हमें कहा जाए कि जी आप जाके वज़ीरिस्तान में जाके अपना बिजनेस लगाएं, आपको बिजली भी फ्री, लैंड भी फ्री, नो टैक्स, दिस दैट, आप नहीं अट्रैक्ट कर सकेंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि लॉ एंड ऑर्डर एंड जस्टिस आर द बेसिक फंडामेंटल पिवट्स फॉर एनी सोसाइटी टू प्रोग्रेस and bring prosperity to the people of Pakistan. चेयरमैन साहब, मेरी आपसे दरख्वास्त ये होगी कि आप इस हाउस की जो सैंक्टिटी है उसको रिस्टोर करें, बुलडोज ना करें चीज़ों को। अगर हमने किया है, गलत किया है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि एक काम अगर किसी एक ने किया है, माजी में भी इस तरह होता रहा है, नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुतहम्मिल नहीं हो सकता ये मुल्क इस किस्म की सिचुएशन का, जहां पे कि आप कस्टम मेड लॉ बनाएं फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन और फॉर अ स्पेसिफिक पार्टी। और जो इस केस में जो नजर आ रहा है कि हदफ है इमरान खान और हदफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब ऑपोजिशन जो भी है, हमें कई दफा मौका नहीं मिलता अपने ख्यालात का इजहार करने का। आज जो बात की हमारे कॉलीग एमएल खान ने,
उनका मैं उनकी तफसीलात में नहीं जाऊंगा, इसलिए क्योंकि उन्होंने कई ऐसी बातें की हैं जो कि जिसका जवाब देना मैं मुनासिब नहीं समझता। उनकी फैमिली के बारे में हमेशा हमने अच्छी राय रखी है और अच्छी राय रखते हैं और अच्छी राय रखते रहेंगे। लेकिन अगर ANP जो कि इनकी पार्टी है, अगर वो आज जवाल का शिकार है तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। पाकिस्तान और खैबर पुख्तनख्वा के लोगों ने मैंडेट हमें दिया। आप कहते थे ना कि जी 13 में आपने पूरा एक वो दिया, 13 में ये हुआ, 18 में ये हुआ, और भाई 24 में क्या हुआ? 24 में तो हमारा जो हम लड़ रहे हैं अपना मैंडेट वापस लेने के लिए, तो आपका प्लीज आपका डिमांड क्या है? आपको फोकस करना चाहिए कि आपकी पार्टी की इंप्रूवमेंट, आप अपना नैरेटिव क्या, आप खैबर पुख्तनख्वा के लोगों से क्या कहना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। आप पॉलिटिकली लड़ें, हम सियासी जमात हैं, हम सियासी तौर पे लड़ रहे हैं, चाहे वो प्रोटेस्ट हो, चाहे वो धरने हों, जो भी चीज़ें हैं, ये सारी एक मैनिफेस्टेशन है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी की। हम कोई यूनिक लोग नहीं हैं। हमें अगर खैबर पुख्तनख्वा के लोगों ने तीसरी दफ़ा मैंडेट दिया है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान और खैबर पुख्तनख्वा के लोग हमसे खुश हैं। जिस दिन वो खुश नहीं होंगे वो हमें बाहर फेंकेंगे। और पहली दफ़ा हुआ है चेयरमैन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है जिसने कि अपने इलेक्शन और अपनी गवर्नमेंट को रिपीट किया, वरना खैबर पुख्तनख्वा के लोग किसी को चांस नहीं देते हैं। वो एमएल वली साहब को भी पता है। मैं चाहूंगा कि एमएल वली खान काश जिक्र करते खैबर पुख्तनख्वा के जो सेनेटर्स हैं उनको, नहीं खुद तो ये बन गए बलूचिस्तान से, लेकिन खैबर पुख्तनख्वा में के लिए इनको आवाज़ उठानी चाहिए कि हमारे खैबर पुख्तनख्वा के सेनेटर्स को फिल फॉर, बल्कि ये इनको चाहिए ये रेजोल्यूशन मूव करे, हम सब उस पर साइन करेंगे। लेकिन जहां तक के वहां की प्रोजेक्ट्स का ताल्लुक है, वहां पे जो खैबर पुख्तनख्वा में जो भी सिचुएशन है उसकी जवाबदेह जो है हम पाकिस्तान खैबर पुख्तनख्वा के अवाम के सामने हैं और उनके हम जवाब इलेक्शन में जाके देंगे। अगर हम ना कर सके कायल उनको, वो हमें बाहर फेंकेंगे। ये एक डेमोक्रेटिक राइट है उनका। लेकिन सलाम है उन शहीदों पे, उन वर्करों पे, उन वहाँ की लीडरशिप पे जो कि इतने मुश्किल हालात में, जिसमें कि ये जो पश्तून जरगा हुआ था जिसको कि हमारी हुकूमत ने इंतहाई बुर्दबारी के साथ और एक इमर्जिंग क्राइसिस को हमने कंटेन कर लिया, वरना वहाँ के हालात काफ़ी ख़राब है। वहाँ पे मुख्तलिफ फोर्सेस, जब आप पॉलिटिकल फोर्सेस को, डेमोक्रेटिक फोर्सेस को इस तरह दबाएंगे तो फिर दूसरी तरह से लोग निकलते हैं, और हम नहीं चाहते। पाकिस्तान ने, और फिर ख़ास तौर पे खैबर पुख्तनख्वा इसका मुतामिल हो नहीं सकता, बिकॉज जिस तरह मैंने कहा कि 40 साल से ज़्यादा हम लोग सफ़र करते आए हैं। आखिर में चेयरमैन साहब, ये जो भी माहौल है इसमें सैनिटी को प्रिवेल करना होगा। अभी 26वीं तरमीम हज़म नहीं हुई है और 27वीं तरमीम की भी बात हो रही है। देखें, अगर तो इसका जवाब यही है कि आपका जब दिल चाहे आप उठा के तरमीम कर दें, उससे क्या होगा? वक्ती तौर पे आपको फ़ायदा मिल जाएगा, लेकिन यही कवानीन जो कि आप इस वक्त पास करा रहे हैं ये कल आपके गले में होंगे। इस चीज़ को याद रखें। ये ना समझें कि हम पाकिस्तान, आप हमेशा हुकूमत में रहेंगे और हम हमेशा अपोजिशन में रहेंगे। ये चीज़ें, ये वक्त का पहिया जो है तो बड़ा जालिम होता है। इसलिए ये सोच समझ कर ये बात किया करें, सोच समझ कर कानून साजी करें, क्योंकि आप अपने ही जाल में फंस सकते हैं और फंसेंगे। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान ये लाजिम व मलजूम हैं और जो मुकदमात उन पे बनाए गए हैं, जो जाली मुकदमात उन पे बनाए गए हैं, हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। हम कानूनी जंग लड़ रहे हैं, हम अपनी जमहूरी जंग भी लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि बड़ा आसान होता है बेवफा होना, लेकिन ज़मीर की मौत बड़ी जानका होती है। चेयरमैन साहब, हमारी पार्टी, मैं, मेरे सारे कॉलीग्स, मेरे सारे
मेंबरान हम खान साहब के साथ चट्टान की तरह खड़े हुए हैं। मुश्किलात होंगी, मुश्किलात हैं, लेकिन सबसे आसान होता है आसान रास्ता चुनना। अगर इमरान खान ने आज जेल में है, वो बड़ी आसानी से मैं सिर्फ 2 more minutes है नाम डाल, बड़ी आसानी से जेल से बाहर आ सकते हैं। वो कैसे? जिस तरह नवाज शरीफ साहब बाहर आए, जिस तरह जरदारी साहब वापस आए, बाहर गए। इमरान खान ने इस मुल्क में रहना है, क्योंकि अगर वो ये जेल में है तो पाकिस्तान के अवाम के लिए, वो अपनी ज़ात के लिए नहीं है। अगर अपनी ज़ात का होता तो वो आज उसने भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता, सऊदीया चला गया होता, इंग्लैंड दुबई चला गया होता। लेकिन वो एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, वो एक मुहब्बे वतन लीडर है, और बावजूद इसके कि आप उसको एक दहशतगर्द के तौर पे पेंट करते हैं, कभी क्या सारे मुकदमात में तो आपने अंजाम देख लिया। तो हम आखिर में कि हम कानूनी जंग भी लड़ते रहेंगे, हम सियासी जंग भी लड़ते रहेंगे, क्योंकि हम सियासी लोग हैं और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासी इस्तेहकाम और मुआशी तरक्की के लिए अगर कोई शख्स है, वो कुंजी है अडयाला जेल कैदी नंबर 804 के पास। आप उसके साथ एक जमहूरी रवैया अख्तियार करें। हम कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, माफ़ी नहीं मांग रहे हैं केसेस की, वो हम लड़ते रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इस वक्त इमरान खान ने मुत्तहिदा रखा हुआ है इस पाकिस्तान के अवाम को, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के यूथ को। इस मौके को न जाने दें और एक सैनिटी को प्रिवेल कराएं कि जहाँ पे एक रवादारी हो, इसमें कोई कानून की रिस्पेक्ट हो, पार्लियामान की रिस्पेक्ट हो, और पार्लियामान की रिस्पेक्ट तब होगी जब हम उस कानून के आइन के अंदर हम काम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।